कहते हैं जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मंजिल के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। इन पंक्तियों को चरितार्थ कर दिखाया है बिहार के एक लाल ने, जिनका नाम है दिलीप। दिलीप आज हमारे बीच है। आज इनका चयन बिहार एसआई के पोस्ट पे हुआ है और नवीन पाठशाला की ओर से दिलीप के इस चयन पे बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि असली उड़ान बाकी है, इम्तिहान बाकी है और पूरा आसमान बाकी है, इन बात को 100% चरितार्थ कर दिखाया है, क्योंकि इनसे पहले भी कई रिजल्ट आ चुका है, फिर भी अपने मन में हौसले को बनाए रखा। मुझे आगे जाना है, बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है। और ऐसा नहीं है कि एसआई में सिलेक्शन के बाद इम्तिहान या फिर उड़ान अभी छूट गया है, अब ये पूरा हो गया। इनसे आगे जाना है। बिहार सचिवालय सहायक भी है और आगे बीपीएससी है। इनमें आपका लक्ष्य है, आपने बताया बातचीत में, आज अपने मुंह से अपने जुबान से सबको बताएंगे कि आपका क्या लक्ष्य है, आपने क्या एम लेके आया, आपने कैसे पढ़ाई की, किस तरह से पढ़ाई की। उनसे पहले मैं बता दूं, मैं नवीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन पाठशाला पर। दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। दिलीप, आपको डबल स्टार मिला। डबल स्टार अर्थात बहुत प्रतिष्ठित पद है ये समाज में। आपको यहाँ आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, जहाँ तक डबल स्टार की बात है और या फिर पुलिस की बात है, तो इसमें शुरू से ऐसी कोई दिलचस्पी या ऐसा मन में कोई ऐसा खास लालसा नहीं था, या ऐसा मन में सोच के नहीं रखे थे कि डबल स्टार ही लेना है या फिर दरोगा ही बनना है। ऐसी कोई मन में बात नहीं थी। हाँ, लेकिन सर एक बात हमेशा से मेरे दिल में थी या मन में थी, शुरू से ही, बचपन से ही, कि सोशल कांटेक्ट में रहना है। मतलब सामाजिक तौर पे, मतलब अ, समाज से जुड़े रहना है। ऐसा कोई जॉब हो मुझे, या ऐसा कोई जॉब कर पाएँ जिससे लोगों से मेरा संपर्क बना रहे। और आजकल जो समाज में जो भी परेशानियाँ हो रही हैं, जो जो भी छोटे तबके के लोग उसको फेस कर रहे हैं या उससे जूझ रहे हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा खलता था। इस वजह से हमेशा मन में था कि कोई मतलब ऐसी जॉब हो जिसमें अभी के दौर को थोड़ा-सा भी हम अपने स्तर से या जो भी हमसे हो पाए उसको उसमें थोड़ा-सा सुधार कर पाएँ। तो हमेशा से मन में था कि मतलब सिविल सर्वेंट बने। लेकिन अभी वक्त है भी, ऐसा नहीं है कि वक्त गुजर गया अब कुछ नहीं है, या यहाँ से मतलब बस हो गया, कुछ नहीं आगे। ऐसी कोई बात नहीं है सर। बीपीएससी अभी भी टारगेट है, सचिवालय सहायक है आगे में, तो कोशिश करेंगे कि इससे भी बेहतर कर पाएँ, ताकि इससे भी अच्छी जगह पे जा पाएँ, जिससे जहाँ पे जाके हम थोड़ा सा अपना योगदान दे पाए समाज निर्माण में। बहुत अच्छा दिलीप, आपने अपना टारगेट बताया और आपका जो भी टारगेट है, फिर हम लोग इंटरव्यू करेंगे, फिर इसी प्लेटफॉर्म पे आएंगे। और इससे पहले, यदि आप लोग इससे पहले वाला जो राजस्व कर्मचारी में चयन हुआ था, उसका इंटरव्यू लिए थे, उस इंटरव्यू को यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले उनको भी देख ले, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनका पढ़ाई, इनके जीवन के संघर्ष की कहानी, कैसे पढ़ाई की। साथ ही आप दरोगा में सेलेक्ट हुए हैं। आप आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, ये आपने हमारे दर्शकों को बता दिया। आप अपना लक्ष्य बताएं, दरोगा में जा कर के आप क्या करना चाहते हैं? मन में कुछ न कुछ तो ठाना होगा कि समाज में जाएंगे, लोगों के कांटेक्ट में रहेंगे, उनकी परेशानियों को दूर करेंगे। क्या आपने जीवन में कभी फेस किया ऐसी परेशानी जिसको दूर करना चाहते हैं आप दरोगा में जाके? सर, खुद हम तो कभी इस परेशानी को फेस नहीं किए हैं, लेकिन हम जिस परिवेश में रहते हैं, जहाँ से बिलोंग्स करते हैं, वहाँ बहुतों लोग को इस परेशानी से रोज़ जूझते हुए देखते हैं। और अभी जो समाज में पुलिस का माहौल बन गया है, या मतलब पुलिस का जो उसको क्या बोल सकते हैं, उसका जो लोगों के दिल में इसका जो छवि बन गया है, वो बहुत अजीबो-गरीब छवि बन गया है। लोग पुलिस का मतलब वहाँ से भागो, कोई लफड़ा होगा, कोई परेशानी होगी, या मतलब कोई ठीक से पुलिस से बात तक नहीं करना चाहता है, ऐसी छवि बन गई है। तो इसमें जहाँ तक हो पाएगा कोशिश करेंगे हम इसमें अपने स्तर से जो भी हो पाए, कम से कम दूसरों को अगर हम ठीक नहीं कर पाएँगे, या उस पे मेरा हक नहीं होगा, या उतना पावर मेरे पास नहीं होगा, तो मेरे अंदर जो होगा, या हम खुद पे मतलब इस बात का हमेशा ख़्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का, कि कम से कम हम इस छवि को बदल पाएँ जितना भी हो सके हमसे। हमारे सुनने वाले व्यूअर्स,
ज़रूर ये सीखेंगे आपसे कि आपने जो लक्ष्य लिया है समाज में पुलिसिंग व्यवस्था को सुधारना, जो लोगों में भय होता है कि अरे जी। पुलिस है, ये अधिकारी है, इनसे कैसे बात करें, या लोगों के मन में एक नेगेटिव भी थॉट है कि थाना पुलिस का मतलब है पैसा। वो उसको आप सुधार पाएँगे तो आपके जानने वाले, आपके चाहने वाले, आपके रिलेटिव्स का सीना जो चौड़ा होगा, वो एक अलग माहौल होगा, वो एक अलग समय होगा। फिर आप इस पे क्या सोचे हैं? क्या कमिटमेंट कर रहे हैं? अपने आप से क्या कर रहे हैं? ये हमारे दर्शकों को बताएँ। सर इस पे यही कमिटमेंट कर रहे हैं, चाहे जो मेरे गुरु हो, माँ-पापा हो या मेरे जो भी रिश्तेदार हो या सगे-संबंधी, दोस्त हो। हम हमेशा यही सोचते हैं या सोचेंगे भी आगे भी और कोशिश भी करेंगे इस बात का कि कभी इन सभी व्यक्तियों को जिन्होंने मेरे बारे में कभी भी एक पल के लिए भी अच्छा सोचा हो या मुझसे जुड़े लोग लोग हो जो मेरे शुभचिंतक हो, उसको कभी इस बात पे शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े कि यही वो लड़का है जो कल मेरा दोस्त हुआ करता था, कैसा हो गया, या यही मेरा बेटा कल कैसा था, कल आज कैसा हो गया है। मतलब इन सब चीज़ों को कभी हम अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देंगे। और आप मेरे गुरु हैं, आपको भी इस बात का हम आश्वासन देते हैं सर कि कभी आपको इस बात का पछतावा नहीं होगा। आपको इस बात पे कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी कि कभी मतलब हम आपके करीब रहते थे, आप कुछ सिखाते थे और आपको उस वक़्त ऐसा ना लगे कभी कि जो कुछ आपने सिखाया, जो कुछ आपने बताया, तो उसका कहीं कोई स्थान नहीं रहा या हम किसी और दिशा में चले गए, कुछ और करने लगे। तो ऐसा कभी आपको सोचने का मौका नहीं देंगे सर, या किसी को भी नहीं, जो जो मेरे अपने हैं, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो हमसे उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा करने का। इस बात का हम पूरा-पूरा ध्यान रखेंगे कि वर्दी का जो भी गरिमा है, जो भी इस पोस्ट का गरिमा है, एक्चुअली में जो होना चाहिए, इस बात का पूरा-पूरा ख़्याल रखेंगे हम कि उसको हम पूरी सच्ची लगन से, ईमानदारी से और निष्ठावान होके उसका निर्वहन कर सकें। बस आपके कमिटमेंट भर से जो भाव विभोर वाला होता है, रुआँ का उठ जाना, काँटों काँट हो जाना, ऐसा हो गया। यदि आप ऐसा सच में कर पाए, तो ज़रूर आपके चाहने वाले, आपके नज़दीकी जो भी है, चाहे दोस्त है, परिजन है, गुरुजन है, सबका सीना गर्व से सर ऊँचा होगा, सीना चौड़ा होगा। साथ ही आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि आप जब इसमें सेलेक्ट हुए, लोगों की बधाइयाँ मिली, अपने परिजनों को एसआई में सेलेक्ट होने का वो जो चेहरे पे आपने खुशी देखा, वो आप फ़ोन पे किसी से कॉल पे बात कर रहे थे, वो चेहरे पे उनके आवाज़ में वो जो खुशी देखी, वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाले जो भी छात्र हैं, जो एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, वो भी अपने परिजन के चेहरे पे वही खुशी ला पाएँ। जी। ज़रूर सर। जब जिस दिन रिज़ल्ट आया था तो सर यहीं थे हम, डेरा पे ही थे, सुपौल में ही थे। जब रिज़ल्ट आया था तो बहुत बहुत बड़ा खुशी का माहौल था। हमसे ज़्यादा मेरे दोस्त सब जो जितने भी थे, चंदन भैया थे उस दिन, संतोष था, प्रभास और था, मतलब आप भी थे सर, आप शायद स्कूल में थे उस टाइम जब हम कॉल किए थे आपको। तो आपको भी बोले थे कि सर आज स्कूल छोड़ दीजिए, आ जाइए। बहुत अच्छा माहौल था, बहुत सबों ने बहुत अच्छी फीलिंग सबके अंदर थी और अच्छा लग रहा था। मम्मी-पापा को भी बताए तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई उन्हें भी। इससे पहले जस्ट 10-15 दिन पहले राजस्व कर्मचारी का मेरिट जारी ही हुआ था। तो उससे भी पहले खुश थे ही, और जब एसआई में सेलेक्ट हो गए, इस बात की खबर गई और इस ये बात हम बताए, तो बहुत ज़्यादा खुश थे। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अभी भी कॉल आता है, जो भी, चाहे परिजन हो या दोस्त हो या कोई भी हो, चाहे रिश्तेदार हो, बहुत मतलब खुशी का मतलब अनुभूति होता है, बहुत अच्छा लगता है, सब बहुत खुश हैं। चलिए, बहुत आपके जैसे ही और बहुत छात्रों का ये सपना होता है कि डबल स्टार अपने वर्दी पे लगाना, अर्थात एसआई में सेलेक्ट होना। तो अब बात उन पे ही करेंगे, जो भी बातें होंगी, उनकी क्या क्राइटेरिया है, कौन-कौन छात्र फॉर्म फिलअप करता है, बारी-बारी से इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बताएँ कि छात्रों को क्या करना चाहिए? सबसे पहला जो उनका टारगेट होता है, वो होता है प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स के लिए क्या कैसे पढ़ाई करना चाहिए? उससे भी पहले कि उसके फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या करना चाहिए, वहीं से शुरुआत करेंगे और लास्ट मेरिट लिस्ट तक उनको किस-किस प्रोसेस से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक सेलेक्ट स्टूडेंट से सुन कर के वो बहुत कुछ सीखेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और भविष्य में वो भी सेलेक्ट होंगे। जी, ज़रूर। सबसे पहली बात है सर, ये तो सब जानते हैं कि मतलब एसआई बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस मतलब ग्रेजुएशन है। आप चाहे बीटेक करें, बीएससी करें, बीकॉम करें या बीए करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है इसकी। तो जहाँ तक पढ़ाई की बात है, तो इसमें चाहे फ्रेशर हो या फिर जो जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन किसी का पीटी नहीं हुआ होगा, तो किन्हीं का मेंस नहीं हुआ होगा, कोई मेंस निकाल के फिजिकल में छँट गए होंगे, कोई फिजिकल भी निकाल के मेरिट में छँट गए होंगे। बहुत दुःख होता है, मुझे भी हुई थी पिछली बार। उस दुःख को कोई बयां नहीं कर सकता है, जिसको मतलब होता है या जो महसूस करते हैं इस बात को, उन्हीं को पता होगा, या वही इस तकलीफ़ को किस तरह से झेलना पड़ता है और किस तरह से मतलब परेशानियाँ होती है, वो वही बता सकते हैं, वही महसूस कर सकते हैं, बाकी दूसरा आदमी कोई नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मुझे उन सभी दोस्तों से जो मेरिट में छँटे हैं, बहुत दिल से उसके लिए सहानुभूति है। और आप लोग से एक चीज़ और कहना चाहेंगे, एक बार और कोशिश कीजिए दिल से, ईमानदारी से, बहुत करीब हैं आप लोग, बहुत करीब हैं मंजिल के। थोड़ा-सा और सही दिशा में कोशिश कीजिए, देखिए कहाँ पे चूक हो रही है, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, उसको सुधार कीजिए थोड़ा-सा, और फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप भी सफल होंगे। ये मैं उन दोस्तों को कहना चाह रहा था जो मेरिट में छँटे हैं। और जहाँ तक बात रही तैयारी करने के लिए, तो सर इसमें सब जानते हैं 4 स्तर में मतलब दरोगा का सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सबसे पहले पीटी का एग्ज़ाम होता है, फॉर्म भरने के बाद पीटी का एग्ज़ाम होता है, उसी को प्रीलिम्स कहा जाता है। और पीटी में मतलब सीधा-सीधा एक चीज़ जान लीजिए आप लोग कि पीटी का जो एग्ज़ाम होता है, आपको सेलेक्ट करने के लिए नहीं होता, वो आपको छाँटने के लिए होता है। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और वहाँ पे लड़का को चुना जाता है, ना कि सिलेक्शन किया जाता है उसका, और वहाँ इस व्यू से एग्ज़ाम लिया जाता है कि कैसे लड़का को बाहर निकालें। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग तैयारी करते हैं तो प्रीलिम्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है? और वहाँ सबसे ज़्यादा आप लोग मज़बूती से तैयारी कीजिए, और जब एक बार प्रीलिम्स निकलेगा ना, तो अंदर से एक अलग एनर्जी मिलता है, और बहुत ऊर्जा का जैसे लगता है, मतलब भंडार आ गया है। आपको पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है और पढ़ाई में भी मन लगता है, क्योंकि एक बहाना मिल गया होता है और एक टारगेट मिल गया होता है कि उसको हमको पूरा करना है, आगे में मेंस एग्ज़ाम देना है हमें। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग पीटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। उस भीड़ से आपको निकल के मेंस तक आना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बुक के साथ वक़्त बिताना पड़ेगा। और जैसे ही आप पीटी क्वालीफ़ाई करते हैं, तो ये भी साथ में बताना चाहूँगा कि पीटी में सर सीट का 20 गुना स्टूडेंट को मेंस के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो उसके बाद मेंस में जब एग्ज़ाम होता है, मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें 6 गुना स्टूडेंट को पीईटी के लिए बुलाया जाता है, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो उसके 6 गुना को सीट का 6 गुना मतलब है ये। और उसके बाद फिज़िकल के बाद सीधा मेरिट तैयार होता है। तो 4 स्तर से गुज़रना पड़ता है इसमें सिलेक्शन पाने के लिए। तो आप लोग समझ सकते हैं, टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़ है। तो जो चीज़ ऐसी चीज़ को पाने में मज़ा भी कहाँ आता है, जो बड़ी आसानी से मिल जाए। मज़ा तो उसको पाके मतलब होता है, जो आसानी से ना मिले। सब उसकी चाहत रखे लेकिन मिले किसी-किसी को, तो उसमें मज़ा आता है। तो इसीलिए अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा करना भी पड़ेगा उससे पहले। अ, बुक के साथ वक़्त बिताइए, तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, और यही सिलेक्शन प्रोसेस है। और आगे बात करेंगे हम लोग पढ़ाई पे कि कैसे-कैसे स्ट्रैटेजी बनाना है, किस तरह से बात करना है। तो इसी तरह तैयारी करना है। पहला सबसे पहले तो बिहार एसआई का जो पीटी का एग्ज़ाम होता है, आपने तो बता दिया कि इसमें कौन-कौन फॉर्म भर सकते हैं, उसमें क्राइटेरिया क्या है। तो वो आगे भी बात होगी फिजिकल में क्या-क्या क्राइटेरिया, फिजिकल पे जब आएँगे वहाँ बताएँगे फिजिकल के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए। कैटेगरी वाइज़ भी बता देंगे। आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर वीडियो देखें, बहुत फ़ायदा मिलेगा कि दिलीप ने कैसे पढ़ाई की और आपको कैसे पढ़ाई करना चाहिए ताकि आपका भी अंतिम सिलेक्शन हो सके। तो इसमें जैसे कि प्रीलिम्स में 100 प्रश्न होते हैं, 100 प्रश्न में टोटल कितने मार्क्स होते हैं, नेगेटिव कितना होता है, जीके कितना, जीएस जनरल साइंस कितना, फिर उसमें जनरल साइंस के अलावा करंट अफेयर्स कितना और मैथ कितना। इन पे डिस्कस कर दें, इनके लिए कैसे पढ़ना चाहिए कि पहला जो गेट होता है, आयरन गेट पीटी का, वो क्लियर हो सके, उसको क्रैक कर सकें। हाँ, ज़रूर सर। जैसे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 100 मार्क का होता है सर, जिसमें मुख्य सब्जेक्ट होती है जीके, जीएस मतलब जनरल साइंस, मैथ मैथ भी पूछा जाता है, और उसके बाद करंट अफेयर सबसे मेन रोल में होता है, सबसे
मतलब ज़्यादा उसको आप मेरे हिसाब से आप लोग भी उसको ज़्यादा अहमियत दीजिए करंट अफेयर्स को। तो उस हिसाब से टोटल 100 अंक का एग्ज़ाम होता है। सॉरी 100 अंक नहीं, 100 प्रश्न का एग्ज़ाम होता है, 100 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक होते हैं। और इसमें नेगेटिव का जो हो मतलब नेगेटिव का जो है हिसाब, वो ऐसा है कि 0.2 अंक है प्रत्येक गलत क्वेश्चन पर। ऐसा नहीं कि 0.2 क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। 5 क्वेश्चन पे 1 नेगेटिव नहीं है, आप लोग फिर से सुन लीजिए। 10 गलत कीजिएगा आप तो 1 आपका सही जो आप बनाए होंगे उसको आपके खाते से एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। इसीलिए बहुत स्टूडेंट अभी भी इस मतलब उलझन में फँसे हुए हैं कि 5 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नेगेटिव हो जाएगा, 1 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए ना के बराबर नेगेटिव है, जैसे बीपीएससी में आप लोग जानते ही हैं कि उसमें नेगेटिव है ही नहीं, आप अटेम्प्ट लीजिए जितना ले सकते हैं। उसी तरह एसआई में भी है, ऐसा ही है कि 10 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 आपका सही मतलब काट लिया जाता है। इस वजह से इस हिसाब से आप लोग बोल सकते हैं इस बात को कि ना के बराबर नेगेटिव है। इसलिए कोशिश कीजिए जब अटेम्प्ट लेते हैं तो अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ, कोई बात नहीं है। अगर 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट लेते हैं, अगर आप मेहनत किए हैं, कहीं न कहीं पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं, तो आपका कम से कम 2-3 तो सही होना ही है, तब भी आप घाटे में नहीं रहिएगा। तो इस हिसाब से जहाँ तक प्रत्येक सेक्शन में किस सेक्शन से कितना-कितना क्वेश्चन आने की संभावना होती है, उस पे हम लोग बात करते हैं। अभी हम लोग प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, पीटी की प्रारंभिक एग्ज़ाम की परीक्षा की बात कर रहे हैं। तो इसमें मैथ जो है लगभग 5-6 क्वेश्चन के आस-पास रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। पीटी में मैथ का वेटेज थोड़ा कम है, लेकिन यही मेंस में जाके ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से आप लोग ये मत सोचिए कि पीटी में मैथ थोड़ा-सा कम पूछा जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा-सा कम पढ़े, ऐसा नहीं है। आप जो अभी से तैयारी कीजिएगा, पीटी से ही तैयारी कीजिएगा, तो वो मेंस में आपको भरपूर फ़ायदा देगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा और यही आपको मेरिट भी दिलाएगा, सिलेक्शन भी आपका कराएगा मैथमेटिक्स ही। क्योंकि इसमें अगर जो चीज़ आप सही बनाते हैं, जो चीज़ जानते हैं, तो गलत होने का कोई चांस नहीं रहता है। कोई परसेंटेज गलत इतना मतलब कन्फ्यूज़न नहीं रहता है। सीधा अगर आंसर निकल गया है तो ठीक है, आंसर निकल गया, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा सेक्शन है करंट अफेयर्स का, तो उसमें 20 से लेके 25 क्वेश्चन के आसपास पूछा जाता है करंट अफेयर्स। तो इसीलिए करंट अफेयर्स का थोड़ा-सा वेटेज ज़्यादा हो जाता है और करंट अफेयर्स का अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो ज़्यादा संभावना इस बात का बन जाता है कि आपका पीटी आसानी से हो जाएगा। और उसके बाद जहाँ तक साइंस की बात है, साइंस में तीनों सेक्शन को मिला करके आप यही समझ लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास पूछा जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बायोलॉजी से क्वेश्चन रहता है। और ये बिहार के हर एक एग्ज़ाम में ये चीज़ इस बात का मतलब ध्यान रखा जाता है कि बायोलॉजी सेक्शन में थोड़ा-सा ज़्यादा क्वेश्चन डाला जाए। तो इसमें भी एसआई में भी बायोलॉजी से थोड़ा-सा इन दोनों फिज़िक्स और केमिस्ट्री की अपेक्षा थोड़ा-सा ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। उसके बाद फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री से रहता है, तो इसलिए थोड़ा-सा बायोलॉजी पे देखिए आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से तैयारी कीजिएगा तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है और असफलता का घट जाता है उस हिसाब से। तो इसीलिए आप इस बात को ध्यान रखिए कि जहाँ से क्वेश्चन आता है और जिस सब्जेक्ट से जिस पैटर्न पे आता है, वहाँ पे आप ज़्यादा वक़्त दीजिए। अगर कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि बायोलॉजी से अगर क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, तो आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री, ये नहीं कह रहे हैं हम कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री पे टाइम नहीं दीजिए, लेकिन टाइम दीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम बायोलॉजी पे दीजिए, ताकि आपको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। उस हिसाब से तैयारी कीजिए। तो ये साइंस की बात हो गई। उसके बाद जीके का जहाँ तक बात है, तो 50 से 60 के आसपास क्वेश्चन जीके से पूछा जाता है, जिसमें हिस्ट्री का अच्छा खासा मतलब हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का और उसके साथ-साथ इकोनॉमिक्स का, ये 4 सब्जेक्ट खास करके सबसे ज़्यादा रोल निभाती है। और उसमें भी हिस्ट्री में भी कुछ-कुछ ऐसे मतलब हैं, हिस्ट्री 3 पार्ट में है, आप लोग भी जानते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब मॉडर्न इंडिया से पूछा जाता है क्वेश्चन। इसमें भी सेक्शन है, 3 सेक्शन में आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत को पढ़िए, उसके बाद प्राचीन भारत को पढ़िए, उसके बाद प्राचीन भारत से क्वेश्चन ज़्यादा आता है और मध्यकालीन भारत से कुछ-कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप छोड़िए। मध्यकालीन भारत में कुछ-कुछ जैसे मुगल साम्राज्य हो गया, उसके बाद दिल्ली सल्तनत हो गया, तो सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन आता है, ये मतलब 2 जगह से। उसके बाद फिर क्या कहते हैं गुरुओं का मतलब ये गुरु नानक वगैरह जो हुए थे, तो वो सब है थोड़ा-सा। उसके बाद फिर धार्मिक आंदोलन वगैरह हुआ था, तो मध्यकालीन भारत में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। और ख़ास करके एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि आजकल जो क्वेश्चन के पैटर्न का जो हिसाब हो गया है, आप लोग इस बात पहले जो पढ़ा करते थे या पहले जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था, तो सीधा-सीधा उसके शासन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता था। अब उसके शासन तंत्र से पूछा जाता है कि उसका जो क्या इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैसे अपनाया गया था। जैसे मान के चलिए दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आ रहा है, तो दिल्ली सल्तनत से ये नहीं पूछेगा कुतुबुद्दीन
ऐबक कब गद्दी पर बैठा था और मतलब गुलाम वंश की स्थापना कब की थी उसने, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, बहुत कम देखने को मिलता है। उसके शासन तंत्र से कौन-कौन से टेक्निकल शब्द मतलब प्रयोग किया गया था, जैसे भूमि का माप कैसे किया जाता था दिल्ली सल्तनत में, उसके मतलब सैनिक को क्या कहा जाता था, पैदल सैनिक क्या कहलाता था, घुड़सवार क्या कहलाता था, सैनिक को कितने भागों में बाँटा गया था, सिंचाई की क्या व्यवस्था थी, मतलब उसके शासन का जो व्यवस्था था उससे ज़्यादातर क्वेश्चन आने लगा है और ये थोड़ा-सा टफ हो जाता है। यही है कि धीरे-धीरे कॉम्पिटिशन टफ होते जाती है, तो धीरे-धीरे मतलब एग्ज़ाम का लेवल भी टफ होता है और भीड़ भी बढ़ता जाता है। इसीलिए अगर आपको भीड़ से बाहर निकलना है और भीड़ से आगे निकलना है, तो आपको थोड़ा-सा अलग करना पड़ेगा। जो सब कर रहा है वो तो आप कीजिए ही, लेकिन सबसे अलग भी कीजिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो ये रही प्राचीन और मध्यकालीन भारत, मतलब ये मेरा कहना था कि सबसे ज़्यादा आप टाइम दीजिए आधुनिक भारत को। आधुनिक भारत के बाद प्राचीन भारत में कुछ-कुछ चैप्टर हैं, उसको ज़्यादा टाइम दीजिए और उसके बाद मध्यकालीन भारत को। कुछ-कुछ चैप्टर ऐसा है जो क्वेश्चन वहाँ से आना ही है, किसी भी एग्ज़ाम में आएगा ही। जैसे प्राचीन भारत में हो गया वेद से संबंधित, मतलब सिंधु घाटी से संबंधित क्वेश्चन आएगा ही किसी भी हाल में। उसके बाद हो गया जनपद से संबंधित है, 16 महाजनपद हुए हैं, आप लोग जानते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। उसके बाद जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, यहाँ से क्वेश्चन किसी भी हाल में आएगा। मौर्य साम्राज्य हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं, ये गुप्त साम्राज्य हो गया, यहाँ से किसी भी हाल में एग्ज़ाम का लेवल कुछ भी हो जाए चाहे, लेकिन क्वेश्चन आना ही है। तो आप लोग पे डिपेंड करता है कि किसी भी चैप्टर को आप पढ़ते हैं तो किस लेवल तक पढ़ते हैं। आप कोशिश कीजिए कि वहाँ से किसी भी तरह का क्वेश्चन आए उस चैप्टर से तो नहीं छूटे, इस हिसाब से तैयारी कीजिएगा। तो मेरे हिसाब से मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करेंट अफेयर्स को भी आप किसी भी कोई भी एक बुक ले लीजिए, जैसे एडिटोरिया का आता है, और क्या कहते हैं, ये आजकल जो वो क्या नाम है सर? एसपीडी। हाँ, एसपीडी का आता है, मतलब अच्छा अच्छा कंटेंट रहता है उसमें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू अगर देखिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी लगातार। लेकिन करेंट अफेयर कोई, जैसे आजकल यूट्यूब पे भी सेशन ढेर सारा चलता है करेंट अफेयर्स का, सर भी चलाते हैं, खुद नवीन पाठशाला चैनल पे चलती है करेंट अफेयर्स का वीकली सेशन चलता है, मतलब 7 दिन का एक सेशन एक साथ लेके आते हैं मंथली सर। भी आएगा हाँ, अभी। मंथली भी कुछ दिन में मंथली भी आने की मतलब पूरी तैयारी चल रही है, धीरे-धीरे स्ट्रेटजी बनाया जा रहा है, तो उसमें आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाता है। या हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सर के पास ही पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं है, आपको जहाँ ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलती है, आपको जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे अच्छी है, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ कीजिए, लेकिन कीजिए, जहाँ भी कीजिए, कीजिए। एक जगह कहीं से यूट्यूब पे एक परमानेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से कंटिन्यू मतलब करंट अफेयर्स देखिए और उसके साथ-साथ एक बुक ले लीजिए कोई कोई सा, अगर ज़्यादा टाइम मिलता है आपको तो दोनों लीजिए, एसपीडी और एडिटोरिया दोनों, मतलब उसके बाद कोई करंट अफेयर्स का कोई भी सेक्शन से क्वेश्चन छूटने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। और मैथ में वही साधारण सा कॉमर्शियल मैथ पूछा जाता है, जैसे प्रतिशत हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, सरलीकरण हो गया, क्या कहते हैं, समय, टाइम एंड वर्क हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, और क्या कहते हैं, ये नौ संबंधित जो होता है, मतलब उससे आता है क्वेश्चन। ये छोटी-छोटी चैप्टर हैं जो हम लोग रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ किसी न किसी, सभी एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें पूछी जाती है, ये सब चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, तो इन सब से हमेशा पूछी जाती है। तो मतलब इन इन सब को देख लीजिए। और फिर आगे हम लोग मेंस के स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। पीटी से जैसे ही भीड़ से हम लोग निकलते हैं, तो फिर मतलब मेंस पे बात करेंगे। सर बताते हैं आप लोग को। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया कि कैसे पढ़े। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है राजा सचिव का इंटरव्यू, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर जो भी टॉपर है उनसे बुक लिस्ट के बारे में ज़रूर पूछिए। स्टूडेंट में कन्फ्यूजन होता है कि जैसे कि जीके पढ़े, तो उनके लिए आपने कौन सा बुक सिलेक्टेड बुक पढ़ा? चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, या फिर करेंट अफेयर्स, करंट के लिए तो आपने बता दिया। मैथ के लिए और जीके के लिए और जीएस के लिए बुक लिस्ट बता दीजिए। ज़रूर सर। देखिए, बुक लिस्ट की जहाँ तक बात है, आजकल जानते हैं मतलब यूट्यूब पे भी, सोशल साइट पे भी और मार्केट में भी इतना ज़्यादा मतलब ये हो गया है कि ढेर सारा रोज़-रोज़ नया-नया राइटर आता है, नया-नया पब्लिकेशन आता है, नया-नया मतलब सब कुछ इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ है स्टूडेंट कि पूछिए मत। अगर नया-नया लड़का सब आया है तैयारी करने के लिए, जो सब फ्रेशर है, वो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, मुझे भी कॉल करके, व्हाट्सएप करके, फेसबुक पे, मैसेंजर पे, मतलब भैया कौन-सा बुक लें, कौन-सा क्या करें, थोड़ा-सा फ़ोटो खींच के भेजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, क्योंकि माहौल ही ऐसा हो गया है कि मतलब ऐसा सबका हाल हो गया, सब परेशान है कि क्या करें, क्या नहीं करें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़
कन्फ्यूजन हो गया है। मेरे हिसाब से इससे पहले भी हम राजस्व कर्मचारी का इंटरव्यू जब हुआ था, सर जब लिए थे, उसमें भी ज़िक्र किए थे और आज भी वही ज़िक्र कर रहे हैं हम, क्योंकि नई चीज़ नहीं है। मुझे यकीन है हमने इन सब चीज़ों से किया है, सीखे हैं और अपने से सीनियर को भी देखे हैं इन सब चीज़ को करते हुए। उन्हीं सब से जो भी अनुभव मिला है वही हम बता रहे हैं आप लोग को कि लूसेंट या क्रोन दोनों में से कोई एक बुक लीजिए और इसका मेरे ख़्याल से अगर ज़्यादा आप वक़्त दे पाते हैं और डीपली तैयारी करना चाहते हैं, तो उसका लूसेंट का ऑब्जेक्टिव भी बुक आता है, मोटा वाला ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है आजकल। वो भी और उसके साथ-साथ करंट अफ़ेयर्स के बारे में तो हम बता ही चुके हैं और एसपीडी को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, किसी भी हाल में पढ़िए। वो सब ये सब जो बुक बता रहे हैं जनरल कंपटीशन की रीढ़ की हड्डी है। जैसे कहा जाता है ना, रीढ़ की हड्डी अगर कहीं कोई मोच आ गई या कुछ भी हो जाएगा तो आप सीधे-सीधे खड़े नहीं हो पाइएगा, वही हाल है। अगर इन सब बुक को अगर आप नहीं पढ़िएगा तो बाकी कोई भी बुक पढ़िए, कितनों कोशिश कीजिए, आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ परेशानी हो ही जाएगी। आप जो कहिएगा 100% सिक्योर होके कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर लें, वहाँ पे थोड़ी-सी परेशानी आपको फेस करना पड़ेगा। इससे बेहतर है इन सब बुक को आप लीजिए, लूसेंट का है या फिर क्रोन और उसके साथ में एसपीडी बोले ही हैं, समान मतलब अध्ययन और समान विज्ञान दोनों एसपीडी का। और उसके साथ-साथ अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं कि एक ही बार इसी में हम सिलेक्शन ले लें, तो आप घटना चक्र को पढ़िए बहुत अच्छे से। और उसके साथ-साथ महेश कुमार बनवाल का एक वन लाइनर बुक आता है, वो भी एनसीईआरटी बेसिस पे है, बहुत अच्छा है। इन सब बुक को आप फॉलो कीजिए, किसी भी हाल में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरा यकीन मानिए, ये मतलब जो भी हम अनुभव किए हैं आज तक में, जो कुछ भी सीखे हैं वो आप लोग से शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे इंटरव्यूअर हैं या फिर यूट्यूब चैनल है या बहुत सारे मतलब बहुत लोग हैं अभी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जो ढेर सारे बुक बताते हैं, बहुत सारा ये मतलब सीधा-सीधा बोलेंगे, बहुत सारे थंबनेल आप देखिएगा वीडियो पे तो बताएगा कि देखिए ये 2 बुक बुक ले लीजिए, आप दरोगा बन जाइए, आप डीएसपी बन जाइए, आप एसपी बन जाइए, यूपीएससी तक का तैयारी करवा देगा आपको यूट्यूब पे 4 गो बुक से। ठीक है? तो इन सब चीज़ों में मत पड़िए, सफलता इतना आसान होता तो दुनिया में हर एक इंसान सफल होता। ठीक है? उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है और तपना पड़ता है, तब जाके कहीं वो दिन आता है जिस दिन आपको अंदर से खुशी मिलती है। चलिए बहुत अच्छा। इससे हम जो भी व्यूअर्स हैं मोटिवेटेड होंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, अपने लाइफ में सेम चीज़ उतारने का प्रयास करेंगे और ज़रूर सक्सेस होंगे। तो बात आती है टेस्ट सीरीज़ की, तो बहुत छात्रों का कमेंट होता है कि सर टेस्ट सीरीज़ कौन सा ज्वाइन करें, कहाँ ज्वाइन करें, कैसा ज्वाइन करें, या कोई अपने रूम में सेट प्रैक्टिस लेकर के सेट प्रैक्टिस करे, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, या भीड़ में जा कर के स्टूडेंट के बीच जाके बनाए, या ऑनलाइन ले ले, और किस प्रकाशन का ले, किस पब्लिकेशन का ले, या किस यूट्यूब चैनल से ले। इन ढेर सारा क्वेरीज आता है, तो हमारे छात्रों को जो भी व्यूअर्स हैं उनको बताएं। देखिए, हम अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं सेट प्रैक्टिस के बारे में कि सेट प्रैक्टिस की जहाँ तक बात है, अगर कोई ये कहता है कि आप सेट प्रैक्टिस करने से आप कोई जॉब ले लीजिएगा या कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लीजिएगा, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। अभी तक आप समझ नहीं पाए हैं जनरल कंपटीशन को और ना ही आपको वो इंसान समझा पाया है सही से जो ऐसा बोल रहा है। सेट प्रैक्टिस सिर्फ़ आपको वो आदत दिलाने वाला है या आदत दिलाने का माध्यम है। जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा, तो आपको उस माहौल से मतलब पहले आप परिचित हो जाइएगा। अगर आप सेट प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं, तो आपको वहाँ पे प्रेशर नहीं होगा। आप बहुत अच्छे से स्मूथली बहुत मतलब क्या कहते हैं उसको कूल मूड में आप एग्ज़ाम दे पाइएगा और आपको एग्ज़ाम का सारा पैटर्न पता होगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है। आपको आंसर देने में सहूलियत होगी और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाइएगा। और सेट प्रैक्टिस का यही सिर्फ़ रोल है और सिर्फ़ जो भी आप तैयारी करते हैं तो उसको आपके कंटिन्यूटी को बनाए रखता है वो और आपके तैयारी के लेवल को नीचे नहीं गिरने देता है। ऐसा नहीं है कि आप 10 गो सेट प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो आपका जो 100 क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में आपको उसी सेट से सीधा हूबहू आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका आदत को मतलब सुधारता है सेट प्रैक्टिस, आपके तैयारी लेवल को ऊँचा उठाता है और एग्ज़ाम में जो भी प्रेशर होती है उसको रिलीज़ करता है और साथ ही साथ मतलब आपको पैटर्न से अवगत कराता है और जो भी चैप्टर जैसे मैथ ही आप बनाते हैं, तो मैथ में ढेर सारा चैप्टर है, आप जिस वक़्त बनाते हैं, उस वक़्त आपको सब मैथ बन जाता है और 2-4 महीना के बाद आप बनाना शुरू कीजिएगा, तो कितना नहीं बनेगा, कितना बनेगा आपको भी पता नहीं चलेगा और आप सेट प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहते हैं, तो आपका वो तैयारी का लेवल वहीं पे बरकरार रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ से। तो सेट प्रैक्टिस का ये रोल है। तो और बात रही सेट प्रैक्टिस परचेज़ करने की, तो सेट प्रैक्टिस ना कोई ख़राब है, ना कोई बहुत अच्छा है, ठीक है? सेट प्रैक्टिस हमेशा सेट
प्रैक्टिस होता है। आप इसमें सही और गलत सिर्फ़ एक ही चीज़ होता है, परिशुद्धता पे आप ध्यान दीजिए। कौन-सा पब्लिकेशन, कौन-सा यूट्यूबर आपको सही-सही आंसर दे रहा है, उसमें गलती की चांस बहुत कम है, मतलब एरर ऑफ मार्जिन्स बहुत कम है। आपको मतलब गलत आंसर नहीं दे रहा है, सॉल्यूशन अच्छा दे रहा है ताकि आपको समझ में आ रही है और आप जो जो चीज़ उसमें बताया गया है, आपके सिलेबस से हो, सिलेबस से हट के नहीं। ऐसा नहीं कि मतलब पूछ रहा है कुछ और उसमें मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ और है, सिलेबस कुछ और है, उसमें दे दिया है कुछ और अपना मतलब बिज़नेस चलाने के लिए। इन सब चीज़ों का सिर्फ़ ख़्याल रखना है कि आपका कंटेंट उसमें अच्छा होना चाहिए, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होना चाहिए और आपके सिलेबस बेस्ड होना चाहिए, ठीक है? और उसकी उसमें जो है आपको जो भी कंटेंट दिया गया है, उसमें परिशुद्धता का ध्यान रखा गया हो। सिर्फ़ सेट प्रैक्टिस इन्हीं 2-3 इसका मतलब ये है, उस पे जो खरा उतरता है उसको आप चूज़ कीजिए और अच्छे से सेट प्रैक्टिस कीजिए, आपका तैयारी बरकरार रहेगा। साथ ही मैं सभी व्यूवर्स को बता दूं कि नवीन पाठशाला अभी वर्तमान में सचिवालय सहायक और ग्रुप डी का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है और आगामी जब भी एग्ज़ाम होगा दरोगा का तो उस समय अ, नवीन पाठशाला भी टेस्ट सीरीज चलाएगा। यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना नाम दे करके जुड़ सकते हैं या फिर उस समय भी कोई इन्फॉर्मेशन का एक वीडियो या फिर कोई ना कोई नोटिस आप लोग को दे देंगे। साथ ही छात्रों का ये क्वेरीज होता है कि जिसमें अक्सर फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं जी, जी। कि जैसे सर आगामी जो परीक्षा होने वाला है जैसा कि दरोगा का लगभग 2500 के आसपास की वैकेंसी है। उसके बाद साइबर एसआई जी। और ईएसआई एक्साइज इंस्पेक्टर का जो फिर वैकेंसी आने वाला है। इनके लिए सबका सीट की संख्या, सबका एग्ज़ाम का नेचर, इसके बारे में कुछ बता दें छात्रों को। देखिए, बिहार में ख़ास करके जो भी एग्ज़ाम होती है तो उसमें तो आप लोग को पता है, चाहे बीपीएससी हो गया, बीएसएससी हो गया या फिर बीपीएसएससी हो गया। इसका मतलब हुआ कि बिहार एसएससी है और मतलब दरोगा बहाली हो गया, बिहार पुलिस हो गया। बिहार पुलिस को छोड़ दें तो जो इधर का जो भी हम बोले हैं तो इन सब में इंग्लिश का मतलब कुछ ऐसा नहीं है। जो भी है लगभग सिमिलर मतलब है। सबका सिलेबस लगभग में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब मैथ, रीजनिंग, साइंस वगैरह ये सब पूछता ही पूछता है। और सिर्फ बिहार एसएससी में थोड़ा-सा हटके हो जाता है, उसमें मैथ रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप सचिवालय सहायक का भी तैयारी कर रहे हैं तो वही समझिए बिहार एसएससी है, तो उसमें 75 मैथ रीजनिंग कुल मिला के पूछा जाता है। तो उसमें ज़्यादातर आपको मैथ रीजनिंग की तरफ झुकना पड़ेगा वहाँ पे जाके और ज़्यादातर ही नहीं, बहुत ज़्यादा आपको वक़्त देना पड़ेगा वहाँ पे सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि 50% मैथ रीजनिंग से क्वेश्चन आती है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर आप अच्छे से नहीं कीजिएगा मैथ रीजनिंग तो आपका सिलेक्शन किसी भी हाल में वहाँ पे नहीं होगा। इधर आप 75 में 75 भी कर लीजिएगा तो भी नहीं हो पाएगा और किसी भी हाल में आप 75 में 75 कर ही नहीं सकते हैं। जीके, जीएस और करंट अफेयर मिला के। वो उसी चीज़ में हो सकता है, मैथ रीजनिंग में ही हो सकता है। 75 में 75 कोई इंसान कर सकता है तो उसी में हो सकता है। तो ये सब का सिलेबस लगभग में सिमिलर होता है। आपको मतलब तैयारी पे सबसे ज़्यादा वही मेरे ख़्याल से फ़ोकस रखना चाहिए। तो सचिवालय सहायक का भी आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। उसमें थोड़ा-सा मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और जहाँ तक एक्साइज इंस्पेक्टर की बात है और बिहार दरोगा जो आने वाली है आगे में 2500 के आसपास, सर अभी बताए हैं कि 2500 सीट, और ये बात न्यूज़ भी सही है। इसमें कहीं कोई मतलब दिक्कत नहीं है। और आप लोग यूट्यूब पे ढेर सारा मतलब रूमर फैलाता है, उन सब में आप लोग मत रहिए। 2500 का वैकेंट 2500 के आसपास 2000 प्लस किसी भी हाल में आ रही है, आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बार आप लोग भी सिलेक्शन लें, आप लोग भी मेरी तरह इंटरव्यू दें, तो आप लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए पूरी लगन से, सच्ची ईमानदारी निष्ठा से। बहुत अच्छे से तैयारी भी हो जाएगा और आपका सिलेक्शन किसी भी हाल में होगा, कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, हम लोग ने पीटी पे बात की, आपने कैसे की, छात्रों को कैसे करना चाहिए, उसमें 3 तरह का एग्ज़ाम अभी हाल में होने वाला है। साइबर एसआई का या उसमें उत्पाद विभाग के एसआई का और ये सामान्य एसआई जिसमें आप सेलेक्ट हुए हैं, आपने बता दिया। अब हम लोग आते हैं मेंस पे। मेंस के लिए कैसे पढ़ना चाहिए, उनका सिलेबस मतलब कितने प्रश्न होते हैं, नेगेटिव क्या होता है और किससे कितने प्रश्न आते हैं, किस सब्जेक्ट से, इन पे हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जहाँ तक मेंस की बात है, एसआई मेंस का, तो मेंस में आके थोड़ा-सा सब सब कुछ वही रहता है, सिलेबस भी वही रहता है, क्वेश्चन का पैटर्न भी वही रहता है और सिर्फ़ यहाँ आके मैथ और रीज़निंग थोड़ा-सा बढ़ जाता है। मैथ रीज़निंग की संख्या 20 से 25 हो जाती है और करंट अफ़ेयर यहाँ से हट जाता है,
ठीक है, तो लगभग मैं मतलब जीके का सेक्शन जो है, जीके जीएस का लगभग वही उसी के आसपास 50-60 के आसपास जीके रहता है, 15-20 के आसपास साइंस साइंस आ जाता है, और फिर 20-25 के आसपास वही मतलब मैथ रीजनिंग आ जाती है। करंट अफेयर यहाँ से हट जाता है। तो यहाँ पे आके आपको करंट नहीं पढ़ना है, लेकिन बिहार बिहार है, आप लोग भी जानते हैं अच्छे से कि ये कब क्या करेगा, इस बात को कोई नहीं जानता है। करंट अफेयर को हमेशा मतलब, वैसे भी करंट अफेयर हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, तो उसको बनाए रखना बेहतरी है, अच्छा रहेगा। तो इसीलिए आप लोग ये सोच के नहीं रहिएगा कि सिलेबस में तो नहीं है, करंट अफेयर का कोई जिक्र नहीं है, ना ही मेंशन किया हुआ है कि मतलब, लेकिन पूछा जा सकता है, बिहार है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो वहाँ जाके आप सोचिएगा, एग्ज़ाम दे के आइएगा, तब सोचिएगा काश पढ़ लिए होते करंट अफेयर, तो आज मेरा सिलेक्शन हो गया होता। तो इसीलिए आपको कोई अपने तरफ से कोई गलती नहीं करनी है आपको। आप अपने तरफ से 100% दे के आइए, और बाकी जो होगा वो आप वक्त पे छोड़ दीजिए। आपका मेहनत वो रंग लाएगी, जैसा रंग आप चाहते हैं। चलिए बहुत अच्छा। आपने मेंस के लिए बताया, मेंस में सेम नेचर होता है, बस जो करंट अफेयर्स का होता है 20 के आसपास, जो करंट अफेयर्स पीटी में होता है और एक चीज़ सर उतना। कहना चाहेंगे, हाँ जी। एक चीज़, हाँ, एक चीज़ छूट गया कि मतलब हिंदी का 100 नंबर का हिंदी भी होता है, जो क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसमें ऐसा होता है कि आप जीके जीएस वाला पोर्शन, जो मेन एग्जाम मेन पेपर है, उसमें आप 100 में 100 भी बना के आ जाइए, लेकिन हिंदी में आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका जीके वाला कॉपी चेक नहीं होगा, जिस पे मेरिट बनता है वो आपका चेक ही नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। तो इसीलिए हिंदी 100 मार्क का होता है, उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, उसमें मेरिट में उसकी कोई रोल नहीं होती है, और ना ही उसको कंसीडर किया जाता है। तो उसमें सिर्फ 100 में 30 नंबर लाना होता है, 30 नंबर पे पास होता है। तो उसका भी आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। मेंस के टाइम में आप थोड़ा सा हिंदी को भी देखा कीजिए, उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे विशेषण हो गया, उपमा उपमेय हो गया, वाक्य निर्माण हो गया, पर्यायवाची शब्द होता है, मतलब क्या बोलते हैं समाज उसको, संधि। समास संधि वगैरह, सर्वनाम वगैरह, वाक्य संरचना वगैरह, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप एक बार भी देख लीजिएगा, 2-4 दिन एग्जाम से पहले भी, तो भी आप अच्छे से कर पाइएगा, अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और उसमें भी मेरिट थोड़े बनना है, उस पर सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। क्योंकि हम एक बात तो आप जानते हैं ना, इंसान ठोकर पहाड़ से नहीं खाता, हमेशा पत्थर से, छोटे छोटे मतलब पत्थर से खाता है, क्योंकि उसको इग्नोर करके चलता है आदमी। तो ऐसा नहीं करना है हम लोगों को, अच्छे से करना है। और जो कुछ रिक्वायरमेंट है इसकी, उसको 100% देना है हमें। देखते हैं कैसे सिलेक्शन नहीं करता है बीपीएससी। हाँ, चलिए आपने बताया कि मेंस के लिए कैसे पढ़ना चाहिए छात्रों को, और क्या क्या इसमें कितना किस सेक्शन से कितना प्रश्न होता है। तो उम्मीद करते हैं कि जब इस बार फिर दोबारा पीटी होगा, मेंस होगा और फिजिकल होगा, तो आप पीटी से एग्ज़ाम से 2-4-5 दिन पहले आप आएंगे, जरूर वर्दी जरूर में सर। डबल स्टार लगा के आएंगे, हमारे छात्रों से मुखातिब होंगे और बताएंगे कि आपने कैसे तैयारी की और क्या कमी रह गया। आप उत्साहवर्धन के लिए आएंगे, सबका उत्साह बढ़ेगा, और मेंस में भी आएँगे और फिजिकल से पहले भी आएँगे। आप ऐसा दर्शकों से कमिटमेंट कर सकते हैं तो कर दीजिए। ज़रूर सर, ज़रूर। हम हमेशा, अगर आप लोग को ऐसा लगेगा तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। मतलब हम जब भी दरोगा से संबंधित एग्ज़ाम का जो भी होगा, चहल-पहल स्टार्ट होगा, तो बीच में जो कुछ भी हमको लगेगा कि नहीं बताना चाहिए, यहाँ पे मतलब अगर हम थोड़ा-सा भी हेल्प कर पाएँगे किसी का, मेरी बातों से मतलब किसी को थोड़ा-सा भी मदद हो पाती है, तो बीच-बीच में हम सर के साथ हमेशा इन सब चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे, और कैसे तैयारी करना है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। और उस वक्त आपको ज़्यादा असर करेगा ये बात, जब एग्ज़ाम आपके सर पे होगी, तब अगर कोई बोलता है तो लगता है नहीं करना चाहिए, थोड़ा-सा बेटर होगा, करेंगे तो अच्छा होगा। मोटिवेशन भी काम करता है उस वक्त, और आप में एक नया एनर्जी का मतलब निर्माण होता है, आपको भी पढ़ने में ज़्यादा मन लगेगा। तो इसलिए आप लोग मतलब आप लोग से हम प्रॉमिस करते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम में जैसे ही, चाहे पीईटी हो या पीटी हो या मेंस हो या पीईटी हो, जो भी एग्ज़ामें होंगी उस पे हम लोग ऐसे ही बात करते रहेंगे बीच में। आप लोग को जो भी मेरे तरफ से बन पाएगा, मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। और आप डबल स्टार के साथ आएँगे तो ज़रूर सबको मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा। डबल स्टार के साथ इस पे आना और बताना। ज़रूर चलिए सर, ज़रूर। चलिए ठीक है। और फिज़िकल टेस्ट होता है, मेंस में क्वालीफाई कर जाने के बाद फिज़िकल टेस्ट होता है। जी। आपने कैसे किया? आपने किन परेशानियों का सामना किया? और छात्रों को जो मेंस में क्वालीफाई कर जाएँगे, उनको कैसे करना चाहिए? इसमें आने वाली परेशानी को बताइए और क्या करना चाहिए बताइए, ताकि छात्रों को सुविधा हो सके।
देखिए हमेशा अभी अभी कुछ दिन पहले आगे तक जो भी बहाली आएंगी दरोगा का, उसके साथ साथ सार्जेंट का पद होगा ही। और पिछले जो 2 बार इससे पहले भी हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, उसमें भी सार्जेंट है। तो बहुत लड़का अभी भी कन्फ्यूजन में है कि सार्जेंट क्या होता है, उसका फिजिकल कैसे होता है, दरोगा का कैसे होता है, दोनों पोस्ट क्या है। तो इस पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा अच्छे से सुनिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो पॉज करके भी या रिवाइंड करके भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए पहले हम लोग दरोगा का बात करते हैं, पीईटी पे आते हैं हम लोग। इससे पहले पीटी और मेंस वगैरह का बात कर चुके हैं। तो पीईटी पे आते हैं, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो इसमें जो होता है, पहले ही बता चुके हैं कि सीट का जितना मतलब जितना सीट होता है उसका 6 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाता है। तो इसमें तो सर स्वाभाविक है कि 6 गुना को बुलाया गया है, तो सिलेक्शन तो एक ही का ना होना है, ये तो सब जानता है। ये मतलब सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन फिर भी सबको लगता है कि हम अच्छे किए हैं। तो अब उन 6 में से जो सबसे बेहतर किया होगा, जो सबसे ज़्यादा दिया होगा, अपने आप को उसमें उस आग में तपाया होगा, उसका आना है, उसका रिज़ल्ट होना है। तो इसलिए इस बात को तो सब जानता है कि इस 6 में से किसी एक का सिलेक्शन होना है, 5 को वापस घर आना पड़ेगा। तो इसीलिए मतलब इन सब चीज़ों के बारे में तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो इसमें क्या-क्या होता है, कैसे-कैसे करना होता है, वो चीज़ आप लोग से शेयर करते हैं। हम सबसे पहले दरोगा का बात करते हैं। तो साढ़े 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होता है, मतलब साढ़े 6 मिनट में 1 माइल दौड़ना होता है। अगर आप दौड़ के आते हैं तो उसके बाद आपको गोला फेंकने ले जाएगा, गोला उस ट्रैक पे। गोला का वज़न 7.26 केजी के आसपास होता है, मोटा-मोटी समझिए 7.25 केजी का गोला का वेट होता है। और आपको लेंथ दरोगा के लिए 16 फीट फेंकना पड़ेगा। अगर दरोगा में आप क्वालीफाई करना चाहते हैं तो गोला आपको 16 फीट फेंकना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको हाई जंप करना पड़ेगा। हाई जंप दरोगा में आपको 4 फीट करना पड़ेगा। 4 फीट हाई जंप, उसके बाद आपको लॉन्ग जंप बचता है लास्ट में, अंतिम इवेंट होता है लॉन्ग जंप। उसमें लॉन्ग जंप में आपको 12 फीट करना पड़ेगा। और उसके बाद सबसे अंतिम में चेस्ट मेजरमेंट, हाइट मेजरमेंट, ये सब चीज़ जो भी हैं, मतलब शारीरिक माप जो भी होता है, सबसे अंतिम में होता है। तो ये हो गया दरोगा का। और बात करते हैं हम लोग सार्जेंट का। तो सार्जेंट का जो है, इसमें दौड़ दोनों का सेम ही होता है। आप एक बार दौड़ क्वालीफाई कर लेते हैं तो आप दोनों के लिए एलिजिबल है उस वक्त तक, जब तक अगले इवेंट में आप सार्जेंट का क्राइटेरिया जो है उसमें छँट नहीं जाते हैं, तब तक आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं। दौड़ दोनों का सेम ही होता है। दौड़ने के बाद अगर आप 20 प्लस गोला फेंक लेते हैं तो आपको सार्जेंट के इवेंट में सेलेक्ट किया जाता है। और तब तक आपको सार्जेंट वाला श्रेणी में रखा जाएगा जब तक आप सार्जेंट का अगला इवेंट में डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाते हैं। तो आपको 20 प्लस गोला फेंकना पड़ेगा। तो उसके बाद हाई जंप 4.5 फीट कूदना पड़ेगा। और 4.5 फीट के बाद लॉन्ग जंप बचता है, उसमें 15 फीट कूदना पड़ेगा। उसके बाद आप सार्जेंट क्वालीफाई करते हैं। तो इन दोनों में हम अंतर थोड़ा-सा ये बताना चाहेंगे कि सबको क्यों कोशिश करनी चाहिए सार्जेंट के लिए। ख़ास करके अब तो थोड़ा-सा ये क्रेज़ घट गया है। पहले बार इससे पहले जो भी था तो लड़का लोग ज़्यादा क्वालीफाई नहीं कर पाता था सार्जेंट, क्योंकि थोड़ा-सा क्या बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है सार्जेंट का फिज़िकल। लेकिन आजकल लोग मेहनत करने लगे हैं। इस बार भी हम लोग के साथ में 750 के आसपास सार्जेंट क्वालीफाई किया था। जिस दिन मेरा दौड़ था, 17 तारीख को दौड़ था, उस दिन मेरे ग्रुप से हम मतलब 42 गो लड़का जो मतलब ग्रुप में जो थे एक साथ, जो दौड़ के निकले थे, उस ग्रुप में 16 गो लड़का मतलब सेलेक्ट हुए थे सार्जेंट में। सोच सकते हैं, प्रतिशत निकाल सकते हैं उस बात से कि कितना। तो आजकल बहुत मेहनत करने लगा। अब सोचिए, फिजिकल में पढ़ाई करके उतना अच्छा मेंस क्वालीफाई करके आता है और फिजिकल में इतना मेहनत कर लेता है, तो सोचिए उसका मतलब क्या उसके अंदर कौन सी आग होगी, क्यों नहीं सिलेक्शन पाएगा वो लोग, पाएगा। तो आप लोग भी कीजिएगा अच्छे से, तो बहुत अच्छे से आप भी सेलेक्ट हो जाइएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ना ही कोई दिक्कत है। तो ईमानदारी से मेहनत कीजिए, अच्छे से कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया। जो फिजिकल टेस्ट के लिए आपने क्या किया था, छात्रों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और आपने सारा क्राइटेरिया बता दिया कि इसमें कितना कितना होता है। यदि किसी का मेरिट इसमें मेंस में आ जाता है, रिजल्ट मेंस क्वालिफाई कर जाता है, तो उसको फिजिकल के लिए क्या क्या करना चाहिए, किस टाइम दौड़ना चाहिए, कितना देर दौड़ना चाहिए, ट्रेनर के पास जाना चाहिए, सेल्फ करना चाहिए, या इन ग्रुप में दौड़ना चाहिए, इन सब बातों को बताएं ताकि जिनका भी आगे चल के फिजिकल टेस्ट होगा वो कर पाएँ। देखिए सर, जहाँ तक बात है ट्रेनर के पास जाने का, तो देखिए आप कहीं भी चले जाइए, करना आप ही को पड़ेगा, दौड़ना आप ही को पड़ेगा, कूदना आप ही को पड़ेगा, गोला आप ही को फेंकना पड़ेगा, सब कुछ आप ही को करना पड़ेगा। सिर्फ एक ट्रेनर या आप कहीं ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो दोनों सेम ही चीज़ है।
किसी गुरु के पास जाते हैं तो वो आपके बदले होमवर्क को तैयार नहीं करते हैं, ना ही वो रटते हैं, ना ही वो याद करते हैं, ना ही उस चीज़ को समझते हैं। वो आपको एक रास्ता दिखाते हैं। वो सिर्फ़ आपका सहयोगी होता है, आपका शुभचिंतक होता है, आप कुछ कर पाएँ उसमें योगदान देना चाहता है। तो मतलब और दूसरी कोई बात नहीं होती है। आप किसी ट्रेनर के पास जाते हैं या टीचर के पास जाते हैं, तो उससे सिर्फ़ एक फ़ायदा होता है, वहाँ आपको ग्रुपिंग में करना पड़ेगा और एक ग्रुप में आप एक मेंबर होते हैं उस ग्रुप का और किसी के अंदर आप रहते हैं, तो वहाँ पे ज़िम्मेदारियाँ थोड़ा बढ़ जाती है। आप में रेगुलर मतलब आप जाइएगा, आप में कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आप ज़िम्मेदारी के साथ कीजिएगा और ग्रुप में रहते हैं, तो आप एक-दूसरे से वहाँ पे प्रतियोगिता का भावना मन में होता है कि उससे अच्छा हम कर पाएँ, उससे अच्छा हम करेंगे, तो आपका तैयारी बेहतर होगा वहाँ पे। तो मेरे हिसाब से, मेरे ख़्याल से ट्रेनर के पास चले जाना चाहिए, आज के माहौल में जो भी है। सर वहाँ पे थोड़ा-सा मतलब तरीका भी बताया जाता है, कुछ अनुभव होते हैं, उन लो अनुभवी होते हैं वो लोग, तो वहाँ पे तरीका भी थोड़ा बताया जाता है कि कैसे इंजरी से बचना है, कैसे अपने दौड़ को अच्छे लेवल पे ले जाना है, कैसे दौड़ना है, कौन-सा स्टेप कैसे लेना है। तो ये सब चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं तो इन सब चीज़ों से अनजान रहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा-सा मदद होगी आपकी। तो मेरे ख़्याल से बेटर होगा आप ट्रेनर जॉइन करेंगे, तो ये तब की बात होगी जब आप मेंस क्वालीफाई कर लीजिएगा। लेकिन जब शुरुआत की बात करते हैं, आपका पीटी हो जाता है और आपको लगता है, आपको अंदर से आवाज़ आ जाएगी कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो आप उस आवाज़ को सुनिए, समझिए, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा ठीक-ठाक तैयारी सही दिशा में जा रहा है और हम अच्छा कर पा रहे हैं, हम इस बार जॉब ले लेंगे, तो आप थोड़ा-सा कोशिश कीजिए फील्ड फील्ड पे टाइम देने का, चाहे 1 घंटा ही क्यों ना हो। आप दौड़िए मत, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि दौड़ने जाइए। आप सुबह शाम किसी एक टाइम में जो आपको सबसे ज़्यादा बेटर लगता है, आपको आपको मतलब लगता है कि उस टाइम में घूमना भी चाहिए, तो मेरे ख़्याल से मतलब एक टाइम निकाल के आपको कम से कम 2-4 चक्कर, 2 ढाई किलोमीटर पैदल ही चल लेना है ग्राउंड पे जाके, उस मतलब जहाँ पे आप फिज़िकल एक्टिविटी कीजिएगा, तो वहाँ पे थोड़ा-सा कोई वार्म अप ही कर लेना है। मतलब शरीर को थोड़ा-सा मतलब इधर-उधर कर लिए, कुछ भी कर लिए, कुछ भी डीप से मार लिए, 2-4 10 रन मतलब पैदल चल लिए, तो इन सब से क्या होगा कि शरीर में जो मतलब फिजिकल एक्टिविटी होगा ना, वो थोड़ा-सा चलते रहेगा, तो आपको जब अचानक से करना स्टार्ट कीजिएगा, तो ना कोई इंजरी आएगी, ना अचानक से मतलब पूरा बोदरेशन होगा, ना परेशानी होगी, ना कोई प्रेशर होगा। आप खुले मन से कर पाइएगा और यकीन मानिए खुले मन से कीजिएगा तो कोई भी चीज़ बेहतर होती है और उसके रिज़ल्ट का प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा मतलब अधिक हो जाता है। तो इसीलिए अगर ऐसा होता है तो आप लोग फील्ड फील्ड पे थोड़ा-सा वक़्त दीजिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा टफ़ हो गया। देख रहे हैं कि 34 दिन, मात्र 34 दिन फिज़िकल का डेट दिया था, फिर भी 26 से 55 लड़का 29 से 55 लड़का क्वालीफ़ाई किया था। आप इस बात से सोच सकते हैं कि मतलब इतना कम समय के बावजूद भी, और पिछले बार की अपेक्षा, मतलब पिछले बार जो फिज़िकल हुई थी, मेरे ख़्याल से शायद मार्च-अप्रैल के आस-पास हुई थी सर, और इस बार जून जून में दिया था। आप लोग जानते हैं चिलचिलाती धूप थी, चिलचिलाती गर्मी थी वहाँ पे, मतलब और फ़ील्ड भी चेंज कर दिया था। तो इससे पहले गर्दनीबाग में होता था, इस बार बीएस कॉलेज दानापुर में दिया था। वहाँ पे मतलब थोड़ा-सा हो ही जाता है, मतलब परिवेश चेंज होने के बाद मन में पहले से बैठा हुआ रहता है कि यहाँ पे ये करना है, लेकिन थोड़ा-सा जगह परिवर्तन के बाद थोड़ा-सा परेशानी तो हो ही जाती है। तो इस वजह से धूप में दौड़ना पड़ता था और 1 आध घंटा लेट भी चल रहा था। जैसे जिसका कॉलिंग टाइम था, रिपोर्टिंग टाइम था 10 बजे डी शिफ्ट में, तो उसको दौड़ाया 11:30 बजे जाता था। मेरा खुद का रिपोर्टिंग टाइम 17 तारीख को 10 बजे था, लेकिन दौड़ाया गया 11:30 बजे के आसपास। मतलब पूरा चिलचिलाती धूप में दौड़े थे, तो आपको उस माहौल में ढालना पड़ेगा खुद को, उस लायक बनाना पड़ेगा आपको। अब वो ज़माना गया जब आप सिर्फ बुक पे लगे रहते थे, बुक में बहुत अच्छा कर लेते थे, बहुत अच्छे पढ़ लेते थे, तो आप किसी अच्छे जॉब पे चले जाते जाते थे। अब अभी अभी के दौर में आपको हर एक क्षेत्र में अच्छा करना पड़ेगा। किसी एक क्षेत्र, आप स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते हैं। आपको फिजिकल में बहुत अच्छा करना है, सार्जेंट क्वालीफाई करना है, हमेशा दिमाग में लेके चलना है कि हमको सार्जेंट क्वालीफाई करना है। हम भी दिमाग में लेके नहीं चले थे, लेकिन वहाँ पे एक अलग जुनून था, जोश था, तो मतलब बहुत अच्छे से एक ही बार में सारा इवेंट हम पास किए थे। और मेरा जो दौड़ हुआ था 6:15 से पहले फील्ड पे कभी नहीं, कितनों कोशिश कर लेते थे तो नहीं हो पाता था, मतलब दौड़ नहीं हो पाता था, लेकिन उस दिन हम 5:59 में दौड़े थे वहाँ पे। इसीलिए और गोला भी मेरा 17-18 से ज़्यादा कभी नहीं जाता था फील्ड पे। सर जिब्राइल सर के पास हम लोग ट्रेनिंग करते थे, यहाँ पे स्टेडियम सुपौल में, नहीं हो पाता था, लेकिन वहाँ पे एक ही बार में 20 प्लस गोला गया था। तो वो सब जुनून की बातें होती है। अगर आपके अंदर जुनून है, कुछ करने का जज्बा है, तो अपने आप सब कुछ आसान होता चला जाता है। चलिए, बहुत अच्छा आपने जो बताया उससे बहुत कुछ सीखेंगे। साथ ही हमारे दर्शकों को बताएं, या फिर आपके साथ कोई ऐसा इवेंट आया है जिस परिवेश जिस माहौल से आप निकल के आए हैं, जी। वहाँ पे बहुत ऐसे छात्र हैं जो दरोगा बनने की सपना देख रहे हैं,
आप उनको याद करिए। क्या आप उनको मोटिवेट कर पा रहे हैं, या फिर उस स्कूल में, कॉलेज में जा कर के हम भी आप ही लोग में से निकले हैं, हम भी ऐसे मेहनत किए हैं, ऐसे किए हैं, ऐसे पढ़ाई किए हैं और आज जाके सेलेक्ट हुए हैं। तो क्या इस मुहिम में हम जो मुहिम चलाएँगे, या आप खुद भी आप अपने घर के आस-पास जा कर के, या अपने इस इलाके में जहाँ भी आपको मौका मिले, इस बात को शेयर कर पाएँ, उन्हें उत्साहित कर पाएँ कि सब कर सकता है, दरोगा के लिए ये पढ़ना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, आप ऐसे करेंगे तो दरोगा में सेलेक्ट हो सकते हैं। और क्या कोई ऐसा मिला कि भैया, आप आपका जब से हुआ है तब से मेरा भी हिम्मत बढ़ गया कि हम भी कर सकते हैं? क्योंकि आप जिस माहौल परिवेश से उठ के आए हैं, उसी माहौल परिवेश में हम भी हैं, या उससे अच्छे में हैं, लेकिन फिर भी हम कर लेंगे, ऐसा कोई मिला आपको अभी तक? जी सर, मिला है, बहुत ज़्यादा मिला है, बहुत सारा फ़ोन आता है, फ़ोन कॉल्स। और घर पे भी गए थे तो बहुत सारे दोस्त मतलब ऐसा है। और हम कोशिश करते हैं हमेशा, क्योंकि मेरा मानना है सर, सबका विकास होगा तो मेरा खुद ब खुद हो जाएगा। हम हमेशा इस बात को मान के चलते हैं। जब तैयारी करते थे हम, तब भी दोस्तों के साथ, तो हम, मेरे मन में हमेशा यही होता था, सबको होना चाहिए जो चीज़ हमको हो रहा है। और हमेशा कोशिश करते थे सर, सब चला भी जाए ना, एक भी लड़का अगर हमसे पूछता था तो उसको लास्ट तक हम बता के जाते थे। और कोई भी क्वेश्चन हो, वो खुद परेशान हो जाता था, उतना डीप हम खुद चले जाते थे। उसको उसको लगता था कि हमको उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम उससे मतलब ऐसे मेरा शुरू से ही आदत रहा है सर कि सबका मतलब हो, सब अच्छा कर पाए। और उसमें हम हमेशा योगदान देने के लिए तैयार हैं सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी मतलब हमसे पूछा है अभी तक में, सबको हम यही सब बताए हैं और आगे भी बताते रहेंगे सर। ऐसा नहीं है कि मतलब बस ख़त्म हो गया। हमेशा हम कोशिश करेंगे कि उन सब के लिए हम प्रेरणा का थोड़ा-सा भी काम कर सकें, मोटिवेट कर सकें उन लोगों को, बहुत अपने आप को खुशनसीब समझेंगे। सर, समाज निर्माण में हम हमेशा योगदान देने का कोशिश करेंगे सर। चलिए, बहुत अच्छा। आपने जिस मेहनत, लगन, धैर्य से पढ़ाई की है, और उनका क्या कहा जाए, जो देखने वाले हैं उन्होंने देखा आपके मेहनत को, और लास्टली यह रंग लाया। और ये रंग है कि आपके वर्दी पे डबल स्टार होगा। ये बहुत ही गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। जो भी दर्शक जो भी कम साधन में, मीन्स में बनना चाहते हैं, वो भी बन सकते हैं। उनके लिए नवीन पाठशाला जैसे कई यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे बहुत अच्छा आपको मटेरियल्स अवेलेबल कराया जाता है। वहाँ से देख कर के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, या सेल्फ स्टडी केवल कुछ बुक आप कलेक्ट कर लीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, उनसे भी कर सकते हैं। आपके अंदर क्या जोश, हिम्मत, हौसला है, ये आप डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। साथ ही मैं बता दूँ कि आप भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस परिवेश से, जिस गरीबी से, या फिर कह सकते हैं कम साधन में उठ कर के दिलीप ने आज ये मुकाम हासिल किया है, ये गर्व से सीना चौड़ा करने जैसा बात है। बहुत खुशी हो रही है, आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही आप कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे क्या क्वालीफ़ाई हो, आपने किस परिवेश से आया, और छात्रों को इस बात का ये नहीं बनाना चाहिए कि मेरे पास साधन नहीं है पढ़ाई का, हम कहीं नहीं, बाहर नहीं जा सकते, हम घर पे ही रहते हैं, मेरे पिताजी नहीं दे पाएँगे, हम नहीं कर पाएँगे। तो उन छात्रों को उत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहेंगे? हाँ जी सर, मतलब ऐसा नहीं है सर, अगर हम चाहते तो मतलब बाहर भी तैयारी कर सकते थे, अगर हम करना चाहते तो, लेकिन हमको कहीं अच्छा नहीं लगा सर। इससे पहले मतलब पटना गए थे सर कुछ दिन 2018 में एनटीपीसी के सीबीटी 2 के लिए। हमको कहीं अच्छा नहीं लगा। 3-4 महीना रहे थे, 5-6 महीना रहे थे, नहीं अच्छा लग रहा था। कहीं कोई ट्यूशन कोचिंग भी ज्वाइन किए थे तो मतलब वो इंटरेस्ट नहीं लगता था कि हम पटना में आके पढ़ रहे हैं। तो हमेशा सुपौल में ही जो कुछ भी किए हैं तो यहीं से, और ढेर सारा में रिजल्ट भी हुआ है, इसमें कहीं कोई मतलब ये नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए आप लोग इस चीज़ का बहाना नहीं बना सकते हैं कि आपके पास रिसोर्स नहीं है, संसाधन नहीं है। आज 2-4 साल जब से कोरोना आया है, मतलब विपदा में कहते हैं ना, कभी कभी मतलब वो संसाधन मिल जाती है या बहाना मिल जाता है, लोग चमक उठते हैं बहुत सारे। अवसर का कम जी करते जी सर, विपदा में अवसर का काम, विपदा अवसर का काम करता है। सिर्फ इंसान के नज़रिए पे डिपेंड करता है। बहुत सारा लोग, किसी के ऊपर कोई परेशानी आती है तो वो उस परेशानी से दब कर अंदर ही रह जाता है, और कोई इंसान उसी को मौका बना के उसको कुचल के ऊपर
ऊपर निकल जाता है और उससे ज़्यादा निखर के ऊपर आता है। तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर भी हुए हैं, टीचर भी हुए हैं, आप लोग समझते भी हैं इस बात को कि अगर ये कोरोना नहीं आता तो उसको कोई जानता तक भी नहीं, लेकिन अभी इंडिया का ब्रांड बन चुका है वो लोग। तो आप लोग समझ गए होंगे किन की बातें कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, एक एक आध नहीं है। तो इसीलिए आप लोग इन सब चीज़ों का बहाना नहीं बना सकते हैं कि मेरे पास संसाधन नहीं है, रिसोर्स नहीं है, या फिर हम अच्छे जगह पे अच्छे फैकल्टी के पास या फिर अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम कोई कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। ये सब सिर्फ एक बहाना है और कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो अंदर से आवाज़ आती है उसके पीछे चलिए और वही कीजिए। आपको जो सही लगता है, दिल से जो करने में मज़ा आता है वही कीजिए। यकीन मानिए उसमें आप बेहतर कर पाइएगा और अपनी उम्मीद से ज़्यादा कर पाइएगा। बस यही सब। और साथ में एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि मतलब सर नवीन पाठशाला यूट्यूब चलाते हैं, तो आप लोग अगर चाहते हैं तो यहाँ पे मतलब चाहे सचिवालय सहायक से रिलेटेड हो या फिर बिहार दरोगा से रिलेटेड हो या ग्रुप डी वगैरह जो भी एग्ज़ाम आगामी एग्ज़ाम है, या फिर वो एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह का आने वाला है, तो उन सब चीज़ों में मतलब हम और सर के संसर्ग में हैं। हम तो कुछ भी ऐसा होता है तो सर बोलते हैं दिलीप ये सजेशन दे दो, मतलब स्टूडेंट के लिए ये कोई क्वेश्चन ही तैयार कर दो, या कोई मतलब सर थोड़ा बिजी हो जाते हैं तो मतलब बोलते हैं हमको करने, तो सर और हम बस सर का मतलब सहयोग करते हैं। तो अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो आप लोग तैयारी शुरू कीजिए नवीन पाठशाला पे, और हम और सर मिलके आप लोग को जितना हो पाएगा कोशिश करेंगे मतलब आगे ले जाने का, आपकी सफलता में योगदान देने का। थैंक यू सर। और इस मौके पे मैं भी आप लोगों से कमिटमेंट करना चाहूँगा, जब भी एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम से जो जस्ट ही जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद जो टेस्ट सीरीज शुरू होगी, तो पूरे बिहार में जो भी स्टूडेंट, जहाँ का भी स्टूडेंट हो, जैसा भी स्टूडेंट हो, फ्री टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा। आप इससे जुड़ सकते हैं। ये हम लोग जो जितना भी कर पाएंगे आप लोग के लिए करेंगे। चलिए, तो बहुत अच्छा, हम लोगों ने बहुत बातें की और आगे भी करते रहेंगे, चाहे जो भी एग्ज़ाम आए, चाहे दरोगा हो या फिर अभी ग्रुप डी का आने वाला है, सचिवालय सहायक का, इन सब पे भी आगे बातें करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में आप लोग जुड़े रहे। और लास्ट में नवीन पाठशाला को इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर आपको भी। ये मेरी कामयाबी, मुझे लगता है हमसे ज़्यादा आपको खुशी है इस बात की सर, इसीलिए मतलब हम भी बहुत खुश हैं इस बात से कि आप जो उम्मीद करते थे हमसे, या जो मतलब आपको लगता था कि नहीं तुम अच्छा करेगा, तो उस उम्मीद पे हम खरे उतरे हैं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है खुद पे सर। थैंक यू सर। चलिए, साथ ही नवीन पाठशाला आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, आप और आगे बढ़े। फिर वही बात कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मंजिल के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापिए मुट्ठी भर ज़मीन, आपके लिए ऐसा है, मुट्ठी भर ज़मीन जैसा है। एक कहावत होती है, आप इसको कम समझे और आगे बढ़े और ऊपर तक का ये देखें, और आप देख भी रहे हैं, इस बात की खुशी है। और पूरा आसमान बाकी है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।